ये एक ग्रिपिंग और इमोशनल ड्रामा है जो यूके के एक शॉकिंग एनवायरमेंटल स्कैंडल पर बेस्ड है। इसमें 4 एपिसोड्स हैं जो एक लीगल बैटल दिखाती है जो कॉर्बी नॉर्थएम्प्टनशायर की कुछ माओं ने लोकल बोरो काउंसिल के अगेंस्ट लड़ी। काउंसिल की लापरवाही का सीधा असर उनके बच्चों की सेहत पर पड़ा। जब टॉक्सिक वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो उसका पॉल्यूशन हवा और मिट्टी में फैल गया। इस वजह से जो माएँ उस माहौल में रहीं या वहाँ का पानी पिया, उनके अनबॉर्न बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ा। रिजल्ट, बचपन से ही सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स जैसे हाथ पैर ठीक से डेवलप न होना, अंदरूनी बीमारियां और इम्यून सिस्टम वीक होने जैसी प्रॉब्लम सामने आई। ये सब कुछ टॉक्सिक टाउन में दिखाया गया, जिसमें काउंसिल की लापरवाही पॉलिसीज की वजह से मासूम बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी सफर करना पड़ा। ये रियल लाइफ कहानी काफी हॉन्टिंग है और इसे स्क्रीन पर काफी पावरफुल परफॉर्मेंसेज और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के साथ दिखाया गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे आम लोग एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं जो प्रॉफिट को इंसान की जिंदगी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसमें इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा, इमोशनल कैरेक्टर आर्क और एक इम्पैक्टफुल एंडिंग है जो क्लोजर भी देती है और कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। टॉक्सिक टाउन देखने के बाद आप हिल जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम इस सीरीज के इवेंट को समझेंगे, उनकी एंडिंग को समझेंगे और देखेंगे कि क्या सच में जस्टिस मिला या नहीं। नेटफ्लिक्स की टॉक्सिक टाउन एक रियल लाइफ कॉर्बी टॉक्सिक वेस्ट स्कैंडल से इंस्पायर्ड है। 90s में कॉर्बी बोरो काउंसिल और एक प्राइवेट कंपनी रोड्स और मिलर को एक पुराने स्टील प्लांट की जगह क्लियर करनी थी ताकि वहां एक वाटर पार्क बन सके, लेकिन उन्होंने सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, जिस वजह से पॉइजनस डस्ट पूरे कॉर्बी में स्प्रेड हो गई। ऑफिशियल्स तो अपने काम से निकल गए, लेकिन कुछ सालों बाद कॉर्बी में जन्मे बच्चों में बर्थ डिफेक्ट के नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये एक सीरियस कंसर्न बन गया क्योंकि इतने सारे केसेस एक साथ होने का कोई ऑब्वियस रीजन नहीं था। जैनिस कुछ औरतों के साथ एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करती है। वो मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करती है और लोकल कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें रोका जाता है। काउंसिल ऑफिशियल्स उन्हें डिसमिस कर देते हैं, डॉक्टर्स उनकी बात पर शक करते हैं और लीगल सिस्टम उन्हें डिस्करेज करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर इस सेटबैक के बावजूद उन्हें एक अलाय मिलता है, लॉयर ह्यू। वो उनकी मदद करता है ये प्रूव करने के लिए कि कॉर्बी के स्टील वर्क डेमोलिशन के दौरान जो टॉक्सिक रिलीज हुए थे वही बर्थ डिफेक्ट का असली रीजन है। लेकिन कोर्ट रूम में सबूत प्रूव करना आसान नहीं होता क्योंकि सामने एक वेल फंडेड कॉर्पोरेट लीगल टीम होती है जो केस को दबाने के लिए हर तरह की चाल चलती है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता है, माओ को अपने पुराने दुख दर्द फिर से जीने पड़ते हैं। काउंसिल की डिफेंस टीम ये कहकर बचने की कोशिश करती है कि कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो उनके एक्शन और बर्थ डिफेक्ट को डायरेक्टली लिंक करे। वो एक्सपर्ट माओ के केस को कमजोर दिखाने के लिए विटनेस की क्रेडिबिलिटी को गिराने की कोशिश करते हैं। साथ ही माओ को सिर्फ इमोशनल और मिसगाइडेड कहकर उनकी बातें लाइटली लेने पर जोर देते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ऐसे डैमिंग एविडेंस ले आते हैं जो काउंसिल की लापरवाही को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। पुराने सॉइल और वाटर सैंपल में खतरनाक हाई लेवल के टॉक्सिक केमिकल मिलते हैं। ऊपर से फॉर्मर वर्कर की गवाही भी सामने आती है जो बताते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल कितना केयरलेस तरीके से किया गया था। ये केस कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास की हिम्मत का सिंबल बन गया। ये केस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बना कि कैसे कॉर्पोरेट ग्रीड और सरकारी लापरवाही लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकती है। वर्किंग क्लास लोगों ने अपनी हिम्मत और एकता के बल पर न्याय को मजबूर कर दिया। ये केस एक मिसाल बना जो दिखाता है कि बड़े कॉर्पोरेशंस और सरकारी एजेंसीज को जिम्मेदारी से नहीं बचने दिया जा सकता। मतलब टॉक्सिक टाउन सिर्फ एक कोर्ट ड्रामा नहीं बल्कि एक लार्जर स्टेटमेंट है कि सिस्टम चाहे कितने भी बैरियर्स खड़ी कर ले, सही लोग अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो सच्चाई बाहर आ ही जाती है। केस के फाइनल मोमेंट तक पहुंचने से पहले काफी कॉम्प्लिकेशंस आई। क्लेमेंट जो कॉर्पे ग्रुप लिमिटेशन वर्सेस कॉर्बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रजिस्टर पर था, उनका केस इजी नहीं था। डेस और उसकी पार्टनर जेनी को लगा था कि उनका केस इतना स्ट्रांग है कि काउंसिल कोर्ट तक जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन रॉय थॉमस और उसके लीगल एडवाइजर इतने एरोगेंट और एगोइस्टिक थे कि उन्होंने सेटलमेंट से मना कर दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो उन माओं को हरा देंगे जिनकी जिंदगी उनकी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गई। देश को ये सलाह मिली थी कि वो सिर्फ उन्हीं माओं का केस लड़े जिनके बच्चों में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज पाई गई थी, क्योंकि ये साइंटिफिक और लीगल एविडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता था। इस वजह से उसको मजबूरन ट्रेसी के केस को साइड करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी शेल्बी पैदा होने के कुछ दिन बाद गुजर गई थी। ये लीगली कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि शेल्बी की मौत को बर्थ डिफेक्ट से डायरेक्ट लिंक करना मुश्किल था। ऊपर से कुछ साल बाद ट्रेसी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो डिफेंस टीम के लिए एक पॉइंट बन सकता था, ये प्रूव करने के लिए कि टॉक्सिक एक्सपोजर का उसकी प्रेगनेंसी पर कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं था।
ट्रेसी को केस से अलग करने की वजह से उसका बाकी सबसे झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में डेस को उसकी जरूरत पड़ी क्योंकि जो भी फैक्ट वो लोग जज के सामने रख रहे थे, काउंसिल की टीम उन्हें दूसरे फैक्ट से काउंटर कर रही थी। इस वजह से डेस को ट्रेसी की कहानी चाहिए थी ताकि केस इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सके। हाँ, कुछ लोग इसे मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, लेकिन सच ये भी था कि काउंसिल की लापरवाही की वजह से वही जहरीला डस्ट ट्रेसी की बॉडी में गया जिसने उसकी बेटी की जान ले ली। उसने कोई झूठ नहीं बोला और जब सच्चाई से न्याय मिलता है तो वो हमेशा अच्छा ही होता है। डेरेक ने पहले कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने और उसकी टीम ने सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए थे। जब वो रोड्स और मिलर के लिए टॉक्सिक वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसे पैट मिलर का एहसान चुकाना था, इसलिए वो सच बोलने से डर रहा था, चाहे उसकी ही बेटी सैमुअल और दूसरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई हो। लेकिन जब डेरेक उस जगह गया जहां ये सब शुरू हुआ था, तब उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद ही रूल्स फॉलो किए होते, चाहे उसकी टीम न करती, तो शायद वो इतने बड़े जुर्म का हिस्सा नहीं बनता। मैगी को पहले भी डेरेक से डिसअपॉइंटमेंट मिली थी क्योंकि उसने कभी सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब जब डेरेक अपनी गलती को मान रहा था तो मैगी ने उसकी तरफ से कोर्ट में बात करने का फैसला किया। उसने जज को बता दिया कि ड्राइवर्स जैसे डेरेक असल में उनकी गलती नहीं थी, बल्कि काउंसिल और रोड्स और मिलर की लापरवाही असली वजह थी। उन्होंने कभी ड्राइवर्स को टॉक्सिक वेस्ट को सेफ्टी ट्रांसपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस नहीं समझाई, बस ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्स करने का प्रेशर दिया। अगर ड्राइवर्स टाइम लेकर प्रॉपर तरीके से टॉक्सिक वेस्ट को पैक करते तो वो सिर्फ 5 ट्रिप कर पाते, लेकिन बिना रूल फॉलो किए 10 ट्रिप करना पॉसिबल था, और ज्यादा ट्रिप्स का मतलब था ज्यादा पैसे। अब फैसला जज के हाथ में था। गलती डेरेक जैसे ड्राइवर की थी या फिर उनके मालिक रोड्स और मिलर की, जो उनसे जबरदस्ती अनसेफ तरीके से काम करवा रहे थे। टॉक्सिक टाउन के फिनाले में सूसन के एक्स पीटर की एक छोटी सी एंट्री और उसकी फौरन एग्जिट देखने को मिलती है। जब सूसन के दोनों बेटे कॉनर और डैनियल को समझ आया कि पीटर सिर्फ कंपनसेशन मनी के लिए वापस आया है, तो उन्होंने उसे फौरन अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इस सीन में कॉनर और डैनियल का अपनी माँ के साथ खड़े रहना दिखाता है कि कैसे शो ने पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी को पोर्ट्रे किया, चाहे ये एक वुमेन सेंट्रिक कहानी हो। कॉनर पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था क्योंकि सूजन उसका हाथ फिक्स करना चाहती थी ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर वो चाहता तो पीटर के साथ जा सकता था, जो उसके कॉम्पनसेशन मनी का गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कॉनर ने समझा कि उसकी माँ ने उसके लिए जो वक्त दिया, जो स्ट्रगल की, वो उसके डैड की झूठी बातों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। डेरिक का कैरेक्टर आर्क भी इम्पैक्टफुल था। एक टाइम पर वो मैगी और सैमुअल की प्रॉब्लम को इग्नोर करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी गलती को माना, उसे पछतावा हो रहा था। लेकिन सबसे बेहतरीन कैरेक्टर मार्क था। मार्क के पास कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं थे, लेकिन उसका वे ऑफ सपोर्ट यूनिक था। उसने ट्रेसी को हर स्टेप पर सपोर्ट किया, उसकी एंजाइटी हैंडल करने में मदद की और शेल्बी की यादों को उसी तरह संभाल के रखा जैसा ट्रेसी चाहती थी। वो उससे मूव ऑन या बस भूल जाओ कहकर फोर्स नहीं कर रहा था, जो बहुत हार्ट वार्मिंग था। डेस कॉलिंस भी एक स्ट्रॉन्ग और लेयर्ड कैरेक्टर था। उसका कॉन्फिडेंस शो को और इंटरेस्टिंग बनाता है। और हाँ, ये सब पॉजिटिव मेल कैरेक्टर शो में जरूरी थे ताकि रॉ थॉमस जैसे टॉक्सिक इंसान की नेगेटिविटी को बैलेंस किया जा सके। टॉक्सिक टाउन के आखिर में डॉक्टर टॉनी कॉक्स ने डैनी और डेस को बताया कि कॉर्बी बोरो काउंसिल के एक्सपर्ट लेस्ली हेस्मैन ने जो डस्ट डिस्पेरल का एनालिसिस किया था वो गलत निकला। हेस्मैन ने एक जर्मन रिसर्च पेपर की इक्वेशन उठाकर सरकारी रिपोर्ट में डाल दी। अब ये क्लियर नहीं है कि गलती असली रिसर्च पेपर में थी या हेस्मैन ने उसको गलत तरीके से यूज किया था, लेकिन जो इक्वेशन रिपोर्ट में यूज हुई उसमें एक डिजिट मिसिंग थी, जिसकी वजह से गलत कंक्लूजन निकाला गया। इस गलत इक्वेशन की वजह से काउंसिल को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि इसके बेसिस पर यह दिखाया गया कि डेमोलेशन साइट की डस्ट रेजिडेंशियल एरियाज तक नहीं पहुंची। सबको लगा कि एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर का रेफरेंस दिया जा रहा है, इसलिए किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, बस कॉक्स को छोड़कर। अब काउंसिल को साइंस के लेवल पर हरा दिया गया था, लेकिन वेल्बी को ये भी प्रूव करना था कि रॉय थॉमस जैसे लोग जानते थे कि साइट से निकलने वाली कैडमियम फिल्ड डस्ट हार्मफुल थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहीं पर टेड जेंकिंस की एंट्री होती है। टेड के डैड लेनी ने ब्रिटिश स्टील कॉर्पोरेशन में काम करते हुए अपनी जान गंवा दी। वो कैंसर से मारे गए, जो फैक्ट्री के एनवायरनमेंट का साइड इफेक्ट था। टेड भी काउंसिल के लिए काम करता था और इंश्योर करना चाहता था कि फैक्ट्री का इंडिविजुअल वेस्ट सेफ तरीके से डिस्पोज हो। जब उसकी आवाज उसके सीनियर्स ऑफिसर्स ने दबा दी तो उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम को लीक कर दी। टेड को इसके बाद जॉब से निकाल दिया गया और वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जब उसने देखा कि क्लेमेंस के फेवर में हवा बदल रही है, तो उसने हिम्मत जुटाई और कोर्ट में जाकर रॉय थॉमस और पैट मिलर के खिलाफ गवाही दी। कॉक्स का एनालिसिस और टेड की गवाही मिलने के बाद जज ने फाइनली क्लेमेंट्स के फेवर में वर्डिक्ट सुना दिया। डेस और रॉय से एक आखिरी कन्फ्रंटेशन भी हुआ।
जिसमें उसने हाईलाइट किया कि कॉर्पोरेट बनना कितना इजी है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। विक्ट्री पार्टी शुरू हो गई, लेकिन ट्रेसी वहाँ नहीं है। सूसन को पता था कि वो शेल्बी की कब्र पर गई होगी, तो वो वहाँ पहुंची और उससे कहा कि ये जीत उसके बिना पॉसिबल नहीं होती। और इसी इमोशनल नोट पर मिनी सीरीज का एंड होता है। टॉक्सिक टाउन का एंडिंग अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट की तरह देखो तो ये एक स्वीट विक्ट्री लगती है। सूजन, मैगी, ट्रेसी, डेस, डैनी जैसे वर्किंग क्लास हीरोज ने एक मॉन्स्टर जैसे रॉय थॉमस को हरा दिया। ये देखना इंस्पायरिंग था और फ्रैंकली जो इमोशनल इम्पैक्ट शो देना चाहता था वो डिलीवर भी किया। क्लोजिंग मूवमेंट में आंखें नम हो गई थी और ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन सच ये है कि कॉर्बी टॉक्सिक वेस्ट केस से कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ये केस 2009 में कंक्लूड हुआ, अब 2025 में भी वही सब हो रहा है। फैक्ट्रीज अब भी रेजिडेंशियल एरियाज के पास बन रही हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट अब भी नदियों में डंप हो रहे हैं, टॉक्सिक लीक और डेथ अब भी हो रही हैं और डेटा अब भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि कैपिटलिस्ट इतना पैसा कमा सकें कि एक या दो जन्मों में भी खर्च न हो पाए। रिसेशन और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से लोग भी इन एथिकल डेवलपमेंट को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह अपना घर चलाना है। अगर वर्किंग क्लास मजबूर है तो असल जिम्मेदारी उन अथॉरिटीज की बनती है जिनका काम है विलेज, टाउन और सिटीज को सस्टेनेबल बनाना। लेकिन यही लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए फ्यूचर जनरेशन को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, लोग इन्हीं अथॉरिटीज और बिजनेसमैन की पूजा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी नौकरी दे रहे हैं, चाहे कल के लिए दुनिया जले। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग समझें कि इन्हें ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और यही असली प्रॉब्लम की वजह है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।